है, और जब ये बीबीसी के लोग और ये जो हमारे अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, ये कहते हैं साहब कि करोड़ों लोग मर जाएंगे, हाँ ये कोविड जो है 8 से 10 करोड़ लोगों की जान ले लेगा, आपने शायद पढ़ा होगा। बिल्कुल। वैक्सीन की जब डिप्लोमेसी होती है, जब लोग आज से कुछ साल पहले ना, मैं आपको बताऊं, फकर भाई कहते थे कि इंडिया इज द कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, वो बीन बजा के डब्बे में से सांप निकालने वाली कौम है, और द ग्रेट रोप ट्रिक कहते थे कि भाई हिंदुस्तान तो वो रस्सी को उठाते हैं बीन बजा के। ये एक आइडेंटिटी थी इंडिया की, और आज वैक्सीन डिप्लोमेसी है, वैक्सीन मैत्री यानी कि वैक्सीन दोस्ती के नाम पे हम कई मुल्कों को बिल्कुल फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री। यहां तक कि जस्टिन ट्रूडो ने, जो पहले WTO में हमारे किसानों के खिलाफ बोलता था, उसने किसानों के हक की बात करी, हिंदुस्तान के खिलाफ गया, आज वो घुटने टेक के कह रहा साहब हमको भी। यस बिल्कुल, लेटर लिखा है उन्होंने, मोदी जी को लेटर लिखा है उन्होंने, मैंने पढ़ा। जी। और मैं बड़े वो एहतराम के लफ्जों में कहूंगा कि साहब आपके मुल्क के जो वजीर आजम है वो कासा लेके घूम रहे हैं साहब। अब वो कटोरा तो बोलना बड़ा बुरा लगता है ना साहब, तो तरह उर्दू में एक लफ्ज है कासा, तो वो कासा लेके घूम रहे हैं दुनिया में, और चाइना उनको बेच रहा है, मुफ्त में कुछ नहीं मिल रहा आपको चाइना से। चाइना आपको आज वैक्सीन बेच रहा है और आप खरीदने में मजबूर हैं। सबसे बड़ी तकलीफ इन लोगों को ये होती है कि साहब हिंदुस्तान इतना मजबूत कैसे हो गया इंटरनेशनली, ये वैक्सीन डिप्लोमेसी हो गई। 26 जनवरी को आपने वो टूल किट का एक्सपोजे देखा होगा सर, देखा। उसमें इनका पूरा इरादा था कि ह्यूमन राइट्स, UN ह्यूमन राइट्स में लेके जाएंगे, इसको हम यूनाइटेड नेशन में उछालेंगे साहब, इतने लोग मर गए, और वो एडिटिंग करते हुए दिख रहे हैं साहब कि मेनी पीपल किल्ड से 1 पर्सन किल्ड, और वो भी पुलिस फायरिंग में नहीं मारे गए साहब, पुलिस एक्शन नहीं हुआ। इनको तकलीफ होती है कि इतने टॉलरेंट कैसे हो गए ये लोग, इतने टॉलरेंस क्यों है इनके अंदर। एक बड़ा अहम मुद्दा मेरे ख्याल आपने कवर भी किया होगा, चाइनीज विड्रॉल, ये जो हमारे सर बिल्कुल, मैं उसका भी मैंने सवाल लिखा हुआ है, बल्कि अभी 2 दिन पहले मैंने 2 शोज आप लोगों के चैनल्स पे भी किए थे, और उस हवाले से भी मैं बिल्कुल आ रहा हूं, लेकिन आप बात करें प्लीज। वो चाइनीज का विड्रॉल जो हुआ, तकलीफ होती है साहब इनको, और ये उन लोगों को तकलीफ होती है जिन्होंने चाइनीज CCP के साथ बैठ के एग्रीमेंट, मुशाहिदे साइन करे हुए। पार्टी टू पार्टी वाले एक बात बड़ी मशहूर है उनके बारे में, वो पार्टी टू पार्टी वाली एक बात बड़ी मशहूर है हिंदुस्तान में कि पार्टी टू पार्टी क्या होता है आप बताइए ना। अगर कोई आज पॉलिटिकल लीडर आपकी कंट्री से इंडिया में आके इंडियन बीजेपी के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर ले, तो आप उसका क्या हाल करेंगे बताइए। नो, गलत है। हमारा मुल्क इतना टॉलरेंट है साहब, यहाँ पे ग्रेटा को ग्रेट कहा जाता है और दिशा को दिशा दिखाने वाला कहा जाता है, बल्कि ग्रेटा इज नॉट ग्रेट, और दिशा तो बिल्कुल दिशा ही है बेचारी, वो 21 साल की है, वो कहते हैं कि साहब 21 साल की है लड़की है, जोड़ दो, क्यों जोड़ दो भाई। तो ये जो चीजें हैं ना, मैं ये समझता हूं भाई कि जब तक आप अपने हकूकों का इस्तेमाल सही दिशा में कर रहे हैं, और आप कंस्ट्रक्टिव जो कहते हैं क्रिटिसिज्म कर रहे हैं सरकार का, आप कीजिए, होना चाहिए साहब, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा होना चाहिए सरकार का। और मैं इन दी वर्ड्स ऑफ मार्क ट्वेन, मेरा ख्याल है उन्होंने कहा था कि लॉयल्टी टू द नेशन, लॉयल्टी टू द कंट्री, अनकंडीशनल, ऑलवेज, एवरी टाइम, एंड लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट व्हेन इट डिजर्व्स इट। तो ये जो मोदी सरकार है ना साहब, ये 135 करोड़ हिंदुस्तानियों में से मोस्ट ऑफ द हिंदुस्तानी, बहुत बड़े तादाद में हिंदुस्तानियों की लॉयल्टी डिजर्व करती है ये सरकार, क्योंकि इसने हमारा परचम, इसने हमारा नाम, इसने हमारी शोहरत, इसने हमारे मुल्क की इज्जत दुनिया में बढ़ाई है। फ्रॉम द स्नेक चार्मर्स आज बात की जाती है टू द वैक्सीन पीपल, वैक्सीन, और आज फ्रॉम द कंट्री ऑफ गांधी टू कंट्री ऑफ मोदी, एक ऐसी एक नैरेटिव बन गया दुनिया के अंदर। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, मतलब दिशा का आपने नाम लिया, तो दिशा के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज, जितने मतलब हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स और उसके ऊपर स्टोरीज आ रही है, और मैंने पढ़ा उसके बारे में और आपसे भी पूछूंगा। वो एक अलग कहानी है, मैं ये इसमें भी नहीं जाना चाहता कि यार उसने फार्मर्स को क्या हेल्प की, क्या नहीं किया, जो भी हुआ, लेकिन क्या
ये सही है ये बात कि अगर कोई बंदा या कोई भी है, कोई लड़का है, लड़की है, मेल फीमेल, अगर वो कोई ऐसी बात करता है कि भाई ये मतलब जिस तरह फॉर्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है या जिस तरह मेरे यहाँ इस वक्त मिसिंग पर्सन वाले प्रोटेस्ट में है, और मैं उसके ऊपर लिखूं और मुझे कहे मेरी स्टैब्लिशमेंट की यार फखर को उठा लो, क्यों इन्होंने मिसिंग पर्सन वाला मुद्दा उठाया, ये काम क्यों है, वजह इसकी मतलब इसके पीछे क्यों, क्या वजह है? देखिए फखर भाई, ये आपने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया इसको। इतना सिंप्लीफाइड नहीं है ये, जितना आपने इसको सहजता से इस बात को आपने इतने आराम से कह दी। मैं आपको बताता हूं। जी। फर्ज कर लो कि मिसिंग पर्संस की प्रोटेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर आर्सन प्लान की जाती है, और उसके अंदर टूल किट क्या है? बेसिकली इट्स अ प्लान, इट्स अ वॉर प्लान। क्या है टूल किट? कि ये लोग इन लोगों को लेके आएंगे, ये इनसे बात करेंगे, ये इनका नैरेटिव निकालेंगे, ये हैशटैग चलेगा, ये ट्वीट करेंगे, इन लोगों की ये जिम्मेवारी है, वहां पे आपने जाके आगजनी करनी है, वहां तोड़फोड़ करनी है। अगर ये ऐसी कोई चीज निकल के आए तो इतना सिंप्लीफाइड तो नहीं है कि आप कहते कि नहीं साहब ये तो मिसिंग पर्सन की बात कर रहे थे। ये तो जब आप प्लान कर रहे हैं एंड यू आर प्लानिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट द नेशन, जो कैटेगराइज होती है, मेरे को पता नहीं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में कि कहां पे कौन सा आर्टिकल बैठता है, पर व्हेन यू आर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन, व्हेन यू आर इंसाइटिंग पीपल, जब आप लोगों को उकसा रहे हैं दंगा फसाद करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए, हिंदुस्तान के झंडे को उतारने के लिए, और आप ऐसा प्लान कर रहे हैं जिसमें आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वही लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं कि चाहे मिसिंग पर्सन की हो, चाहे फार्मर्स की हो, उसके अंदर वो मारे जाएं, फायरिंग में मारे जाएं। आप चाह रहे हैं कि आप उस हद तक अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को आप उकसाएं, एस्टैब्लिशमेंट को उकसाएं कि वहां पे गोलियां चले, लोग मारे जाएं। तो दिस इज सेडेशन। और उसको ओवर सिंप्लीफाई ना कीजिए, आप जरा तर्क को समझिए। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर जो ये टीवी शोज कर रहे हैं, जो लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, अगर उसको कंटेंट को पढ़ेंगे कि वो कंटेंट वास्तव में है क्या, और वो लोग क्या प्लान कर रहे थे और उनका इरादा क्या था, तो आप समझेंगे इट्स नॉट दैट सिंपल। अब अजमल कसाब आपके मुल्क से हमारे मुल्क में ऐसा 21 साल का ही तो था। जी बिल्कुल। हाथ में उसके AK-47 थी। उसका प्लान, उसका इंटेंट क्या था साहब? उसकी ट्रेनिंग क्या थी साहब? ठीक है। तो ये चीजें ओवर सिंप्लीफाई करके ना दिखाई जाए। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है और जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, दोनों चीजें कितनी वो कॉम्प्लेक्सिटी थी इसके अंदर, कितनी मुलव्वस थी वो इस ये जो सारा एक एक्शन प्लान था इनका, या जो इनका इरादा था। जी। और उसके बाद यहां तक खत्म नहीं होता कि आपने यहाँ पे ये एक्शन करना है। देखिए आगे तक की कि यूएन के अंदर कैसे करना है आपने, और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज कौन से हैं जो इनको हाईलाइट करेंगे, और वो सब। तो आप देखेंगे यूसुफ भाई, फकर भाई, कि आप कहेंगे कि साहब नहीं, ये लोग वाकई जो है कि ये अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपने ही मुल्क को बदनाम करने के लिए, अपने ही मुल्क की बेइज्जती कराने के लिए, और दुनिया की नजरों में एक जिसे कहते हैं ना धब्बा लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो ठीक है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे पाकिस्तान की जुडिशरी का इतना पता नहीं है। पीछे मैंने सुना था कि वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब की पतलून उतारने की कोशिश कर रहे थे। तो साहब यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं। अच्छा, वो हमारी जुडिशरी है ना साहब, वो अजलम कसाब के लिए भी रात को 12 बजे 3 बजे कोर्ट खुल जाती है। तो यहाँ पे अगर दिशा को मैजिस्ट्रेट ने पुलिस रिमांड दी है, या दीप सिद्धू को मैजिस्ट्रेट ने पुलिस रिमांड दी है, तो उसका बल्कि वाजे तौर पे मतलब यही निकलता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एविडेंस थी, इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस थी, जिसके ऊपर कोर्ट भी महसूस करती कि और तफ्तीश होनी चाहिए। और मैं दूसरी बात बताता हूँ, आज ही की गुरपतवंत पन्नू है, उसने एक वीडियो रिलीज किया है। उसने ये नवदीप कौर हो गई, दिशा हो गई, और ये दीप सिद्धू हो गए, इनके फेवर में इसने एक वीडियो निकाला। तो आप समझ सकते हैं, जब अगर गुरपतवंत पन्नू को तकलीफ हो रही है, जी, अगर पाकिस्तान में बैठे हुए इमरान खान साहब को तकलीफ हो रही है, और दिल्ली में बैठे केजरीवाल को तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब सही है कि यार ये लोग मतलब ठीक पकड़े गए। अच्छा, मैं पता है यहाँ पे भी पाकिस्तान के अंदर बड़ी ओपनली में बात करते, इवन अपने टीवी शो के अंदर मैं बड़ी खुल के बातें कर रहा होता हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नॉर्मली लोग नहीं डिस्कस करते, लेकिन मैं उसके ऊपर भी कोशिश करता हूँ कि बात करूं। ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहां तक हो सकता है। कल एक स्टोरी में पढ़ रहा था इसी हवाले से कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ममालिक एक चीज पर मुत्तफिक हैं, और वो है ट्विटर का यूजेज।
इस वक्त पाकिस्तान में एक एक्ट बना है, पीका एक्ट, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, 2018 और 2020। उसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई है। उसका एक आर्टिकल है 38, उसके अंदर भी वो ये लोग ये बात कर रहे होते हैं कि अगर फखर यूसुफजई ने कोई बात की, अगर वो हमें लगा कि वो मुल्क की सालिमियत के ऊपर कोई चीज आ सकती है, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि उसके ऊपर हम केस बना सकते हैं। जो ऑलरेडी मैं एक दो उसमें ट्वीट्स के ऊपर मैं ऑलरेडी भुगत रहा हूं साइबर क्राइम का, मतलब वो केस अभी ओपन नहीं हुआ लेकिन नोटिस था उसका, वो मैंने जवाब दिया। आगे जाके जब खुलेगा तो मैं उसको वो करूंगा, परसू करूंगा कोर्ट के अंदर। मेरा मतलब यह है कि फिर हम ये चीज क्यों कर रहे हैं कि फिर जो हमारा यूनाइटेड नेशन के जो हमारे आर्टिकल है, पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए है, उसके ऊपर तो हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं। और एक चीज मैं छोटी सी इसके साथ और ऐड करूं, क्वेश्चन लंबा हो रहा है, कि मैंने ये पढ़ा कि हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर ये सवालिया निशान उठते हैं। लोग एग्जांपल देते हैं, मैं खुद एग्जांपल देता हूं आपकी डेमोक्रेसी की। एक बहुत बड़ी लार्ज डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान की, एक मजबूत डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान की। तभी तो 70-75 सालों से कोई वर्दी वाला वहां पे नहीं आ सका, लेकिन पाकिस्तान में आते रहते। इसके बावजूद इस तरह की चीजें हमारे लिए ज्यादा ताज्जुब की, मतलब ताज्जुब होती है, ताज्जुब की होती है। पाकिस्तान में इसलिए नहीं होती, हमें पता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो चाहेगी वो करवा देगी, लेकिन वहां तो ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में। आपका सवाल क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें, मतलब इस तरीके से ये जो ट्विटर के ऊपर अगर कोई किसी के साथ अगर यकजहती करता है, सॉलिडरिटी करता है, तो वो अगर मतलब स्टेट ये कहती है कि भाई क्यों आपने ये सॉलिडरिटी की, मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं, फिर हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला जो पॉइंट है वो कहां जाता है? देखिए, अब ट्विटर की बात कर लेते हैं अपन, क्योंकि आपने हवाला ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्विटर साहब ऐसा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट रहते हुए बैन कर दिया था। बिल्कुल, यस। यानी कि जिस आदमी के हाथ में अमेरिका का न्यूक्लियर स्विच है, जो न्यूक्लियर का बटन दबा सकता है, वो ट्विटर के कीबोर्ड पे टाइप नहीं कर सकता। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ट्विटर के ऊपर आप देख लीजिए साहब, सही। दे आर केपेबल टू शट अप अ सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, और अ कंट्री नहीं साहब, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कब? जब उनको ये मालूम है कि साहब ये इलेक्शन हार चुका है और इनॉग्रेशन 20 जनवरी को है, और ये इसका अगर राजनीतिक तौर पे, पॉलिटिकली स्पीकिंग, इसका राम नाम सत्य हो गया है, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक चीज है साहब, और दूसरी चीज ये है कि बात ट्विटर की नहीं है साहब, बात जूम की भी है, बात व्हाट्सएप की भी है, यस, बात हर उस पॉसिबल प्लेटफॉर्म की है जो किसी भी